कहानी शुरू होती है एक रहस्यमयी माइनिंग साइट से, जहां मजदूर जमीन के हजारों फीट नीचे खुदाई कर रहे होते हैं। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी मशीनें अचानक अजीब रेडिएशन सिग्नल पकड़ने लगती हैं। पहले तो सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद कोई कीमती खनिज या यूरेनियम का बड़ा भंडार मिल गया है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई और गहरी होती है, वहाँ कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। जमीन के अंदर एक विशाल खोखली जगह मौजूद होती है, बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया जैसी। दीवारें अजीब थीं, माहौल डरावना था और वहाँ की हवा तक अलग महसूस हो रही थी। मामला इतना खतरनाक लगने लगता है कि तुरंत मोनार्क नाम की सीक्रेट एजेंसी को बुलाया जाता है। वहां पहुंचते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर सेरेजावा और डॉक्टर विवियन। जैसे ही वे उस जगह की जांच शुरू करते हैं, उन्हें एक बहुत बड़े प्राचीन जीव का कंकाल मिलता है। वो इतना विशाल था कि इंसानों के सामने पहाड़ जैसा लग रहा था। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब उन्हें वहां दो विशाल अंडे दिखाई देते हैं। उनमें से एक अंडा पहले ही टूट चुका होता है और उसके पास से समुद्र तक जाने वाला रास्ता साफ दिखाई देता है। यानी उस अंडे के अंदर जो भी था वो कई साल पहले बाहर निकल चुका है। दूसरा अंडा अभी भी वहीं पड़ा था, शांत, लेकिन उसके अंदर कुछ जिंदा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जीव सही समय का इंतजार कर रहा हो। इसके बाद कहानी पहुंचती है जापान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जहां इंजीनियर जो ब्रॉडी काम करता है। एक दिन उसे प्लांट के अंदर अजीब कंपन महसूस होने लगते हैं। मशीनों की रीडिंग्स गड़बड़ होने लगती हैं और जो को यकीन हो जाता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोग उसकी बात को सीरियस नहीं लेते। सबको लगता है कि शायद कोई छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो का डर बढ़ता जा रहा था। उसकी पत्नी सैंड्रा भी उसी प्लांट में काम करती थी और दोनों मिलकर सच्चाई जानने के लिए प्लांट के नीचे बेसमेंट एरिया में पहुंच जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ मिनट उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। अचानक पूरा प्लांट जोर जोर से हिलने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल चीज जाग चुकी हो। अलार्म बजने लगते हैं, मशीनें फटने लगती हैं और रेडिएशन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। हालात सेकंडों में कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जो तुरंत अपनी पत्नी को बाहर निकलने के लिए कहता है, क्योंकि अगर रेडिएशन बाहर फैल गया तो पूरा शहर खत्म हो सकता था। वो खुद बेसमेंट के गेट तक पहुंच जाता है और सैंड्रा का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ सैंड्रा और बाकी कर्मचारी बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेडिएशन इतनी तेजी से फैल रहा था कि हर रास्ता बंद होने लगा। फिर वो पल आता है जिसने जो की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वह गेट खुला छोड़ता तो लाखों लोग मर सकते थे, लेकिन गेट बंद करने का मतलब था अपनी पत्नी को मौत के अंदर छोड़ देना। भारी दिल और कांपते हाथों से आखिरकार जो गेट बंद कर देता है और कुछ ही सेकंड बाद पूरा प्लांट तबाह हो जाता है। ये सब उसका छोटा बेटा फोर्ड अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसी दिन उसकी माँ उससे हमेशा के लिए छिन जाती है और उसी पल से फोर्ड अपने पिता से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार उसके पिता ही हैं। फिर कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। अब फोर्ड बड़ा हो चुका है और नेवी ऑफिसर बन गया है। उसकी अपनी फैमिली है, प्यारी पत्नी एले और छोटा बेटा सैम। उसकी जिंदगी अब बिल्कुल सामान्य चल रही थी, लेकिन तभी एक फोन कॉल सब कुछ बदल देता है। उसे खबर मिलती है कि उसके पिता जापान के एक प्रतिबंधित इलाके में घुसने की वजह से गिरफ्तार हो गए हैं। फोर्ड वहां जाना नहीं चाहता था। उसने अपने पिता से भावनात्मक रिश्ता बहुत पहले खत्म कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी उसे समझाती है कि चाहे कुछ भी हो, वो उसके पिता हैं। मजबूरी में फोर्ड जापान पहुंचता है और अपने पिता को छुड़ाता है, लेकिन जो आज भी उसी पुराने हादसे के पीछे छिपे सच को ढूंढने में लगा हुआ था। वो अपने बेटे से कहता है कि 15 साल पहले जो हुआ था वो कोई साधारण एक्सीडेंट नहीं था। जमीन के नीचे कुछ जिंदा था, कुछ ऐसा जिसे दुनिया से छिपाया गया। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, जो बताता है कि उसके सारे सबूत उसके पुराने घर में छुपे हुए हैं। आखिरकार वह फोर्ड को अपने साथ उस पुराने इलाके में ले जाता है, जिसे दुनिया अब रेडिएशन जोन मानती है। सरकार ने वहां इंसानों का जाना पूरी तरह बैन कर रखा था, क्योंकि दावा किया गया था कि वहां अभी भी खतरनाक रेडिएशन मौजूद है। लेकिन जैसे ही दोनों वहां पहुंचते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो पूरी कहानी बदल देता है। वहां जानवर बिल्कुल सामान्य घूम रहे थे, पेड़ पौधे भी सुरक्षित थे। यह देखकर जो समझ जाता है कि सरकार झूठ बोल रही है। अगर जानवर जिंदा हैं, तो वहां रेडिएशन नहीं हो सकता। वह अपना मास्क उतारता है और सच सामने आ जाता है। हवा बिल्कुल सामान्य थी, यानी इतने सालों से दुनिया से एक बहुत बड़ा राज छिपाया जा रहा था। फिर दोनों अपने पुराने घर पहुंचते हैं, जहां सब कुछ धूल और यादों में दब चुका था। वहां जो को अपनी पत्नी की तस्वीरें मिलती हैं और साथ ही वो पुरानी फ्लॉपी डिस्क्स भी, जिनमें उसने सालों पहले की सारी रिसर्च सेव करके रखी थी। फोर्ड पहली बार महसूस करता है कि उसका पिता पागल नहीं था। वो इतने सालों से अकेले इस रहस्य के पीछे भाग रहा था। तभी जो की नजर दूर मौजूद उसी न्यूक्लियर प्लांट पर जाती है और वह देखकर चौंक जाता है, क्योंकि जिस जगह को दुनिया बंद समझती थी, वहां अब भी लाइट्स जल रही थी। मतलब वहां आज भी कुछ चल रहा था। तभी अचानक कुछ सैनिक वहां पहुंचते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। उन्हें सीधे उसी प्लांट के अंदर ले जाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात डॉक्टर सेरेजावा से होती है। और वहीं पहली बार उन्हें पता चलता है कि 15 साल पहले हुआ हादसा कोई दुर्घटना नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज की शुरुआत थी जो पूरी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती थी। डॉक्टर सेरेजावा अभी फोर्ड और बाकी लोगों को समझा ही रहे होते हैं कि 15 साल पहले जो कुछ हुआ था वो किसी मशीन की खराबी नहीं, बल्कि किसी जिंदा चीज की हरकत थी। तभी अचानक पूरा कंट्रोल रूम जोर से कांपने लगता है। अलार्म बजने लगते हैं, स्क्रीन फ्लैश होने लगती है और वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। तभी पहली बार असली सच सामने आता है। उस प्लांट के अंदर सालों से एक विशाल ककून छुपा कर रखा गया था, यानी एक ऐसा खोल जिसके अंदर कोई जीव धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल रहा था। उस जगह पर इतनी भारी सिक्योरिटी थी जैसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार वहां रखा हो। चारों तरफ हाई वोल्टेज बैरिकेड्स लगे थे ताकि वो चीज बाहर ना आ सके। लेकिन अब उस ककून के अंदर हलचल तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दैत्य अंदर से खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा हो। जो ब्रॉडी तुरंत समझ जाता है कि यही वो चीज है जिसकी वजह से सालों पहले पूरा प्लांट तबाह हुआ था। हालात बिगड़ते देख डॉक्टर सेरेजावा एक रिस्की
फैसला लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उस जीव को और ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी दी जाए तो शायद वो शांत हो जाएगा। लेकिन वो लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे ही एनर्जी बढ़ाई जाती है, ककून के अंदर मौजूद जीव अचानक और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कुछ ही सेकंड बाद पूरा ककून फट जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक विशाल डरावना मॉन्स्टर। उसकी आंखें चमक रही थीं, शरीर किसी एलियन की तरह था और उसके पंख इतने बड़े थे कि पूरा हॉल हिलने लगा। बाहर आते ही वो हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, मिसाइल दागी जाती है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। वो एक एक करके लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में पूरा प्लांट मौत के मैदान में बदल जाता है। तभी सबको पता चलता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं बल्कि म्यूटो है, एक प्राचीन दैत्य जो लाखों सालों से धरती के अंदर छिपा हुआ था। उसकी सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो न्यूक्लियर रेडिएशन को खाना बनाकर जिंदा रहता था, यानी इंसानों की बनाई हुई परमाणु ताकत ही उसकी असली शक्ति थी। और जब उसे ज्यादा रेडिएशन मिला तब वो पूरी तरह जाग गया। इसके बाद वो अपने विशाल पंख फैलाता है और आसमान में उड़कर वहां से निकल जाता है। पीछे छोड़ जाता है सिर्फ चीखें और तबाही। ये खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। टीवी चैनल्स पर हर जगह उसी हमले की फुटेज दिखाई जा रही थी। कैलिफोर्निया में बैठी फोर्ड की पत्नी एले भी ये सब देख रही होती है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि फोर्ड उसी जगह मौजूद था। दूसरी तरफ सेना और नेवी तुरंत उस प्लांट पर पहुंचती है और डॉक्टर सेरेजावा से सवाल करती है कि आखिर उन्होंने इतने सालों तक इस खतरे को छुपाकर क्यों रखा। अगर उन्हें पहले से पता था कि वहां कोई मॉन्स्टर मौजूद है तो उसे खत्म क्यों नहीं किया गया। तब सेरेजावा वो सच बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो कहते हैं कि उस जीव को जानबूझकर जिंदा रखा गया था क्योंकि वह पूरी तरह न्यूक्लियर एनर्जी पर निर्भर था। अगर उसे अचानक खत्म करने की कोशिश की जाती तो उसका रिएक्शन पूरी दुनिया के लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सेरेजावा बताते हैं कि वो जीव अकेला नहीं है। सालों पहले मिला दूसरा अंडा भी असली था और उसमें से निकला जीव पहले ही समुद्र में जा चुका था। यानी अब दुनिया में दो म्यूटो मौजूद थे। अगर दोनों एक साथ आ गए तो इंसानों के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी नेवी का एक अधिकारी पूछता है कि क्या यहाँ कोई ऐसा इंसान है जो इन घटनाओं को पहले भी देख चुका। तब सेरेजावा चुपचाप जो ब्रॉडी की लाश की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि प्लांट पर हुए हमले में जो मारा जा चुका था वही एक ऐसा इंसान था जिसने सालों पहले भी इसी खतरे को महसूस किया था। इसके बाद सभी लोग एडमिरल के सामने पहुंचते हैं जहां पूरी स्थिति पर चर्चा शुरू होती है। माहौल बेहद तनाव भरा था। एडमिरल गुस्से में पूछता है कि जब इतना बड़ा खतरा मौजूद था तो सरकार ने दुनिया से सच छुपाया क्यों। फिर वह फोर्ड से पूछता है कि क्या उसके पिता ने कभी इस बारे में कुछ बताया था। फोर्ड धीरे से कहता है कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि कोई चीज उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। अब सबको समझ आने लगता है कि जो जिस आवाज और सिग्नल की बात करता था वो असल में इसी जीव के थे। वो म्यूटो सालों से अपने ककून के अंदर से सिग्नल भेज रहा था, शायद अपने साथी को बुलाने के लिए। यह सोचकर ही सब डर जाते हैं। फोर्ड अब सिर्फ अपने परिवार के पास लौटना चाहता था। वह तुरंत अपनी पत्नी एले को फोन करता है और कहता है कि वह सुरक्षित है और जल्द वापस आएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ सेना लगातार उस म्यूटो को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह रेडिएशन से जुड़ा हुआ था इसलिए वह रडार पर ठीक से दिखाई ही नहीं देता था। तभी एक और डरावनी खबर सामने आती है। एक रूसी न्यूक्लियर सबमरीन अचानक गायब हो जाती है। उस सबमरीन में न्यूक्लियर मिसाइलें मौजूद थी। पूरी दुनिया उसे समुद्र में ढूंढती रहती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका लोकेशन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो सबमरीन समुद्र में नहीं बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच पड़ी थी। जब टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें समझ आता है कि म्यूटो ने पूरी सबमरीन को चीरकर उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर हथियार खा लिए थे, यानी अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका था। अब सेना को एहसास हो जाता है कि ये कोई सामान्य मॉन्स्टर नहीं है बल्कि ऐसा जीव है जो इंसानों के सबसे खतरनाक हथियारों को अपनी ताकत में बदल सकता है। इसी दौरान समुद्र किनारे अचानक पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले एक विशाल सुनामी जैसी लहर शहर की तरफ बढ़ने लगती है। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और फिर समुद्र के अंदर से बाहर आता है एक ऐसा दैत्य जिसे देखकर पूरी दुनिया की सांसें रुक जाती हैं। गॉडजिला। उसका विशाल शरीर समुद्र से निकलते ही पूरी धरती कांपने लगती है। उसकी एक गर्जना से ही आसपास की इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि गॉडजिला इंसानों पर हमला नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खास चीज की तलाश में आया हो। दरअसल म्यूटो की एक्टिविटी ने पूरी धरती के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया था और उसी गड़बड़ी को महसूस करके समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ गॉडजिला जाग चुका था। सेना डर के मारे उस पर हमला कर देती है। फाइटर जेट्स मिसाइलें दागते हैं, लेकिन गॉडजिला पर उनका कोई असर नहीं होता। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहता है, जैसे उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य हो, म्यूटो को ढूंढना और खत्म करना। दूसरी तरफ म्यूटो लगातार तबाही मचा रहा था। वह एक ट्रेन पर हमला कर देता है और पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है। अब हालात इंसानों के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर जा चुके थे। फिर पहली बार गॉडजिला और म्यूटो आमने सामने आते हैं। पूरा शहर कांप उठता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि म्यूटो लड़ने की बजाय वहां से भाग जाता है। ये देखकर डॉक्टर सेरेजावा और सेना दोनों को शक होने लगता है। इतना ताकतवर जीव लड़ाई से क्यों बच रहा था। तभी उन्हें एहसास होता है म्यूटो किसी को ढूंढ रहा है, किसी साथी को। और तभी सबको याद आता है वो दूसरा अंडा जो सालों पहले मिला था और जिसे सबने बेकार समझ लिया था क्योंकि उसमें कभी कोई हलचल दिखाई नहीं दी थी। अब तक सभी को लग रहा था कि खतरा सिर्फ एक म्यूटो से है, लेकिन असली डर तो अभी सामने आना बाकी था। डॉक्टर सेरेजावा को अचानक शक होने लगता है कि कहीं सालों पहले मिला दूसरा अंडा भी एक्टिव तो नहीं हो गया, क्योंकि मेल म्यूटो जिस तरह बार बार सिग्नल भेज रहा था उससे साफ लग रहा था कि वो किसी को बुलाने की कोशिश कर रहा है। तभी तुरंत सवाल उठा है, दूसरा अंडा आखिर है कहाँ। जवाब सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। पता चलता है कि उस अंडे को सालों पहले अमेरिका शिफ्ट कर दिया गया था और अब उसे एक ऐसे क्षेत्र में रखा गया है जहां न्यूक्लियर वेस्ट जमा किया जाता है, यानी उस जीव के लिए सबसे परफेक्ट जगह। जैसे ही टीम वहां
पहुंचती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ सेना तैनात थी, सुरक्षा बेहद टाइट थी, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है, विशाल कंटेनर टूटने लगते हैं और कुछ ही पलों बाद वहां से निकलती है फीमेल म्यूटो। और यह मेल म्यूटो से भी कहीं ज्यादा बड़ी और खतरनाक थी। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसकी एक दहाड़ से पूरी जगह हिल उठती है। एक्टिव होते ही वह चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देती है। अब सबको समझ आने लगता है कि मेल म्यूटो लगातार उसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे थे, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि फीमेल म्यूटो भी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रही थी, यानी जहां ज्यादा रेडिएशन होगा वो वहीं जाएगी। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि दुनिया के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 विशाल खतरे खड़े थे। एक तरफ मेल म्यूटो, दूसरी तरफ फीमेल म्यूटो और तीसरी तरफ गॉडजिला। अब सेना के पास समय बहुत कम था। एडमिरल तुरंत फैसला लेता है कि इन तीनों को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, न्यूक्लियर हमला। लेकिन डॉक्टर सेरेजावा इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो समझाते हैं कि यह जीव न्यूक्लियर एनर्जी से कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, यानी अगर उन पर परमाणु हमला किया गया तो इंसान खुद अपनी मौत को बुलाएंगे। एडमिरल उनसे पूछता है कि अगर यह प्लान गलत है तो फिर दूसरा रास्ता क्या है, लेकिन किसी के पास साफ जवाब नहीं था। हालात इतने बेकाबू हो चुके थे कि आखिरकार न्यूक्लियर मिसाइल तैयार करने का आदेश दे दिया जाता है। दूसरी तरफ फोर्ड अब भी अपने घर नहीं पहुंच पाया था। वह बार बार अपनी पत्नी एले से संपर्क करने की कोशिश करता है। आखिरकार जब बात होती है तो वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहले वह अपने पिता की बातों को पागलपन समझता था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि उसके पिता सच कह रहे थे। शायद अब यही मौका था जब वह कुछ सही कर सकता था, क्योंकि फोर्ड सिर्फ नेवी ऑफिसर नहीं था, वह बम डिफ्यूजल एक्सपर्ट भी था। उसे न्यूक्लियर हथियारों को संभालने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। इसी वजह से सेना उसे एक बेहद खतरनाक मिशन का हिस्सा बनाती है। प्लान था न्यूक्लियर मिसाइल को एक ट्रेन के जरिए सुरक्षित जगह तक पहुंचाना, लेकिन तभी एक और डरावना सच सामने आता है। म्यूटो सिर्फ ताकतवर नहीं थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी पैदा कर सकते थे, यानी जहां भी वो आते वहां की सारी बिजली और टेक्नोलॉजी बंद हो जाती। कई फाइटर जेट्स हवा में ही क्रैश हो चुके थे क्योंकि उनके सिस्टम अचानक फेल हो गए थे। अब सेना समझ चुकी थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन जीवों के सामने बेकार है, इसलिए उन्हें पुराने हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर नहीं थे। सेना को उम्मीद थी कि अगर मिसाइल सही जगह पहुंच गई तो शायद यह खतरा खत्म हो सकता है, लेकिन उसी समय फीमेल म्यूटो न्यूक्लियर एनर्जी की तलाश करते हुए उस ट्रेन तक पहुंच जाती है जिसमें मिसाइल ले जाई जा रही थी। अचानक वो ट्रेन पर हमला कर देती है। उसकी एक ही चोट से पूरी ट्रेन पटरी से उतर जाती है। चारों तरफ धमाके होने लगते हैं। इस हमले में न्यूक्लियर मिसाइलें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। एक समुद्र की गहराई में गिर जाती है, दूसरी फीमेल म्यूटो अपने साथ ले जाती है और तीसरी जमीन पर बच जाती है। ट्रेन में मौजूद ज्यादातर सैनिक मारे जाते हैं। जब सेना वहां पहुंचती है तो उन्हें लगता है कि शायद कोई नहीं बचा होगा, लेकिन मलबे के बीच उन्हें फोर्ड जिंदा मिल जाता है। घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। अब सेना के पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वो आखिरी मिसाइल। इसी बीच दोनों म्यूटो तेजी से कैलिफोर्निया की तरफ बढ़ने लगते हैं। पूरा शहर खाली कराया जाने लगता है। लोग घबरा कर अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं। सड़कों पर सिर्फ चीखें, ट्रैफिक और डर दिखाई दे रहा था। फोर्ड की पत्नी एले भी मजबूरी में अपने बेटे सैम को शहर से बाहर भेज देती है ताकि कम से कम उसकी जान बच सके। शहर के बाहर बने बड़े ब्रिज पर सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी होती है। भारी हथियार तैनात किए जाते हैं ताकि अगर कोई भी मॉन्स्टर वहां पहुंचे तो तुरंत हमला किया जा सके। तभी वहां एक स्कूल बस फंस जाती है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं और उसी समय वहां गॉडजिला की एंट्री होती है। उसके विशाल कदमों से पूरा ब्रिज कांपने लगता है। हर किसी को लगता है कि अब वो बस खत्म हो जाएगी, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि गॉडजिला बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस धीरे धीरे उनके पास से निकल जाता है, जैसे उसका मकसद इंसानों को मारना नहीं बल्कि किसी और चीज को रोकना हो। लेकिन सेना डर के कारण उस पर हमला कर देती है। मिसाइलें और गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन गॉडजिला फिर से समुद्र में उतर जाता है। इसके बाद फीमेल म्यूटो सीधे कैलिफोर्निया शहर के बीच पहुंचती है। वहां वो अपने साथ लाई हुई न्यूक्लियर मिसाइल रख देती है। लेकिन असली डरावनी चीज अब शुरू होती है। फीमेल म्यूटो वहीं दर्जनों अंडे देने लगती है, यानी अगर ये अंडे फूट गए तो पूरी दुनिया में हजारों नए म्यूटो फैल सकते थे। थोड़ी देर बाद मेल म्यूटो भी वहां पहुंच जाता है और दोनों मिलकर अपने अंडों की रक्षा करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी वो न्यूक्लियर मिसाइल थी जिसका टाइमर चालू हो चुका था। अगर वो शहर के बीच में फटती तो सिर्फ मॉन्स्टर्स ही नहीं बल्कि पूरा कैलिफोर्निया रेडिएशन में डूब जाता। एडमिरल तुरंत नया प्लान बनाता है। किसी भी हालत में उस मिसाइल को शहर से दूर समुद्र में ले जाना होगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और फोर्ड भी उसमें शामिल हो जाता है। उसी समय शहर के बीचों बीच गॉडजिला, मेल म्यूटो और फीमेल म्यूटो आमने सामने आ जाते हैं और फिर शुरू होती है ऐसी लड़ाई जैसी इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी थी। हर हमला किसी भूकंप जैसा महसूस हो रहा था। इमारतें गिर रही थीं, सड़कें टूट रही थीं और पूरा शहर युद्ध का मैदान बन चुका था। मेल म्यूटो हवा से गॉडजिला पर हमला करता, जबकि फीमेल म्यूटो जमीन से उसे दबाने की कोशिश करती। कुछ समय के लिए ऐसा लगने लगता है कि गॉडजिला दोनों के सामने कमजोर पड़ रहा है। इसी बीच फोर्ड और उसकी टीम उस जगह पहुंचते हैं जहां न्यूक्लियर मिसाइल रखी थी। अब उनके पास सिर्फ एक काम था, किसी तरह उस मिसाइल को उठाकर समुद्र तक पहुंचाना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। फोर्ड और उसकी टीम किसी तरह न्यूक्लियर मिसाइल को लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ सैकड़ों अंडे फैले हुए थे, छोटे छोटे नहीं बल्कि ऐसे अंडे जिनमें हर एक के अंदर भविष्य का एक नया म्यूटो पल रहा था। फोर्ड तुरंत समझ जाता है कि अगर इनमें से एक भी अंडा फूट गया तो इंसानियत के लिए यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अब उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो आसपास नजर दौड़ाता है और उसे पास खड़ा एक विशाल ऑयल टैंकर दिखाई देता है। उसी पल वो अपनी जान की परवाह किए बिना फैसला करता है। जैसे ही वो टैंकर को उड़ाता है, पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल जाता है। चारों तरफ भयंकर धमाके होने लगते हैं और देखते ही देखते सारे अंडे जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन यही वो गलती थी जिसने फीमेल म्यूटो को पूरी तरह पागल बना दिया। अपने अंडों को खत्म होता
होता देखकर वह गुस्से से चीख उठती है। उसकी दहाड़ से पूरा शहर कांपने लगता है। अब वो गॉडजिला को छोड़कर सीधे फोर्ड की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ गॉडजिला को आखिर वो मौका मिल जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही फीमेल म्यूटो पीछे हटती है, गॉडजिला पूरी ताकत से मेल म्यूटो पर टूट पड़ता है। उसकी विशाल पूंछ का एक भयंकर वार मेल म्यूटो को दूर फेंक देता है। फिर गॉडजिला उसे इतनी बेरहमी से कुचलता है कि आखिरकार मेल म्यूटो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खतरा अभी भी जिंदा था। फीमेल म्यूटो अब बदले की आग में जल रही थी। वो सीधे फोर्ड और उसकी टीम पर हमला कर देती है, जो किसी तरह मिसाइल को लेकर बोट तक पहुंच चुके थे। उसकी ताकत के सामने सैनिक एक एक करके मरने लगते हैं। बोट टूटने लगती है और सबसे डरावनी बात, न्यूक्लियर मिसाइल का टाइमर तेजी से खत्म हो रहा था। अब फोर्ड समझ जाता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। वो अकेले ही बोट को चालू करता है और मिसाइल को शहर से दूर समुद्र में ले जाने निकल पड़ता है। उसे पता था कि शायद वो वापस न लौट पाए, लेकिन अगर वो रुक गया तो लाखों लोग मर जाएंगे। उसी समय गॉडजिला फिर से फीमेल म्यूटो के सामने आ जाता है। इस बार उसकी आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा था। दोनों के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। फीमेल म्यूटो पूरी ताकत से हमला करती है, लेकिन गॉडजिला अब रुकने वाला नहीं था। अचानक वो उसे पीछे से जकड़ लेता है और फिर पहली बार अपनी सबसे विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करता है, एटॉमिक ब्रीथ। गॉडजिला की नीली चमकती हुई ऊर्जा सीधे फीमेल म्यूटो के मुंह के अंदर जाती है। कुछ सेकंड के लिए पूरा शहर रोशनी से भर जाता है और फिर एक भयानक धमाके के साथ फीमेल म्यूटो का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। उसी पल लड़ाई खत्म हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा खतरा आखिरकार खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ फोर्ड की बोट अब शहर से काफी दूर पहुंच चुकी थी। न्यूक्लियर मिसाइल किसी भी पल फट सकती थी। आखिरी सेकंड में फोर्ड मिसाइल को एक्टिव करके बोट को समुद्र की तरफ छोड़ देता है और खुद पानी में कूद जाता है। कुछ ही पलों बाद समुद्र के बीचों बीच एक विशाल धमाका होता है। लहरें आसमान तक उठ जाती हैं, लेकिन शहर बच जाता है। लाखों लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद फोर्ड होश खो बैठता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक राहत कैंप में होता है और तभी सामने उसकी पत्नी एले और बेटा सैम दिखाई देते हैं। इतने दिनों बाद आखिरकार उसका परिवार फिर से एक हो चुका था, लेकिन शहर की हालत बेहद खराब थी। हर तरफ सिर्फ मलबा और तबाही बची थी। अगली सुबह लोग देखते हैं कि गॉडजिला जमीन पर पड़ा हुआ है, बिल्कुल शांत। सबको लगता है कि शायद वो मर चुका है। मीडिया उसे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। वो धीरे धीरे उठता है, एक जोरदार गर्जना करता है और फिर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस समुद्र की तरफ चला जाता है, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। और यही ये कहानी खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है, क्योंकि अब इंसानों को पता चल चुका था कि हमारी दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। समुद्र की गहराइयों और धरती के नीचे ऐसे कई प्राचीन दैत्य छुपे हो सकते हैं जो किसी भी दिन जाग सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या गॉडजिला फिर लौटेगा या अगली बार उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई राक्षस सामने आएगा? अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।